ये जो हिपोक्रिटिकल पॉलिटिक्स है कि आप लालू के तो जंगल राज की याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन दुलारचंद की हत्या क्या क्यों हुई इसकी जवाबदेही आप नहीं करना चाहते। और वहीं अनंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। तो क्यों ना यह माना जाए कि इस हत्या का अनंत सिंह से कोई ना कोई लेना देना होगा, आपस में कोई संबंध होगा, कोई जुड़ाव होगा। डेटा देखें तो 18 से 34 साल के बीच का जो युवा है वो आज की तारीख में नीतीश कुमार की सरकार से बेहद नाराज है, और नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन इनको 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 टिकट देता है। तो कौन सी मजबूरी, क्यों क्यों दे रहे हैं आप टिकट? नीतीश कुमार की एक तस्वीर लोगों के बीच में है जिसमें सूरज भान सिंह, अनंत सिंह, तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल्स छवि के लोग जो हैं वो उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप सूरज भान के साथ घूमे तो बहुत अच्छा है, आप अनंत सिंह को टिकट दे तो बहुत अच्छा है, और दूसरों के ऊपर आप कीचड़ उछालें, दूसरों को आप जिम्मेदार ठहराएं। एक तरफ शहाबुद्दीन एक पलड़े में, दूसरे पलड़े पर अनंत सिंह और सूरज भान है। यह भारत की राजनीति की मजबूरी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को यह कहने का हक नहीं है कि आप लालू यादव पर के ऊपर कीचड़ उछालें। कि हमारा जो मीडिया है आज की तारीख में वो सरकार के छद्म में पूरी तरीके से, तिलस्म में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। मीडिया का बहुत बड़ा तबका, बल्कि मैं कहूंगा 90% या 80% वो तबका है जो आज भी लालू यादव को जातिगत चश्मे से देखता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, देश के वरिष्ठ संपादक आशुतोष जी जुड़े हैं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी कल बिहार में जाकर जंगल राज की याद दिला रहे थे और ये कह रहे थे कि जंगल राज की तरफ दोबारा मत लौटिएगा। और कल ही एक एएसआई की गला रेत कर हत्या हुई और शाम को मोकामा में जो देखा वो तो निश्चित तौर पर कहीं से भी मंगल राज की श्रेणी में तो नहीं आ सकता। तो किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, इसके दो 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 बड़े पहलू। पहला पहलू यह कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को लालू यादव के जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ रही है। कायदे से 20 साल वहां पे नीतीश कुमार की सरकार रही, जिसमें लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी के तौर पर थी। तो उनको तो अपने 20 साल की उपलब्धियों के ऊपर वोट मांगना चाहिए था। वो लोगों को डरा के वोट मांगना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर हमारी जगह अगर महागठबंधन आ गया तो या फिर जंगल राज हो जाएगा। तो ये उनकी कमजोरी का प्रतीक है, उनकी उनकी ताकत का प्रतीक नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से दुलारचंद यादव जो आप हैं, वो कोई मामूली नेता नहीं थे। वो अपने आप में बाहुबली थे और उनसे किसी की तरीके की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मोकामा में जिस स्वराज जो जो जन स्वराज पार्टी उनके जो कैंडिडेट हैं, वो इलाका अनंत सिंह का इलाका है। और अनंत सिंह कौन है ये बिहार के अंदर हर आदमी अच्छी तरीके से जानता है। और मुझे नहीं मालूम कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे या इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। लेकिन मोकामा, अनंत सिंह और दुलारचंद यादव की हत्या, क्या इनके बीच में किसी तरीके का कोई संबंध है? यह अपने आप में दिलचस्प बात है। और नीतीश कुमार की सरकार को या एनडीए को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि दिन दहाड़े वहां हत्या हो जा रही, चुनाव के दौरान हत्या हो जा रही थी। अमूमन चुनाव के दौरान हत्याओं का दौर बिहार के अंदर खत्म हो चुका था। तो दिन दहाड़े अगर वहां पे हत्या हो रही है और एक मजबूत नेता की हत्या हो रही है जो बाहुबली थे, और वो एक कैंडिडेट के समर्थन में जा रहे थे, और उसमें अगर हत्या होती है तो क्या इसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा? और बिहार में पिछले 5-6 महीनों में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है, जहां दिन दहाड़े लोगों की हत्या की गई है, यहां तक कि हॉस्पिटल के अंदर घुस के हत्या की गई और उसके विजुअल पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो ये जो जंगल राज कह के आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दांव चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से समझ की स्थिति कितनी सुधारी है और कितनी सुधारी नहीं है। अगर उनको लगे कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है तो शायद वोट दे, और अगर अगर स्थिति पहले से बेहतर नहीं होगी तो उनके लिए दिक्कतें होंगी। क्योंकि 20 साल के अंदर एक पूरी की पूरी पीढ़ी जवान हो गई है जिसने सिर्फ लालू यादव के बारे में सुना था कि उनके सरकार के जमाने में ऐसा हुआ है। उसने पिछले 20 साल को भोगा है, नीतीश कुमार के शासन को भोगा है। वो जानता है कि नीतीश कुमार से जो भी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं या पूरी हुई है। बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है। तो इन सब चीजों पर युवा पीढ़ी वोट करेगी। अगर आप डेटा देखें तो 18 से 34 साल के बीच का जो युवा है वो आज की तारीख में नीतीश कुमार की सरकार से बेहद नाराज है। कम से कम 2 ऐसे सर्वे हैं जो इस ओर पूरी तरीके से इशारा करते हैं। जो सी वोटर का सर्वे वो भी इस ओर इशारा कर रहा है, और वोट वाइब का सर्वे वो भी इस ओर इशारा कर रहा है कि इस वर्ग में युवाओं के बीच में नीतीश कुमार बेहद अलोकप्रिय हैं और उनकी सरकार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आशुतोष जी, कैसे बदलेगा बिहार जब एक गुंडे को
मैं गुंडा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर, अनंत सिंह के ऊपर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। नियमों का बदलाव किया जाता है, वो जेल से बाहर आता है, उसके बाद उसे सत्ताधारी दल की टिकट मिलती है, बड़े बड़े नेता उसके घर मिलने जाते हैं, छोटे सरकार, छोटे सरकार कहा जाता है उन्हें। और जो देश की मीडिया उनका इंटरव्यू लेने जाती है, वो सब रील्स और टीआरपी के लिए उसका इंटरव्यू लेते हैं, और वो इंटरव्यू में कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। वो यहां तक बोलता है कि अब पत्रकार को, कि अगर अभी यहां पर आपका मर्डर हो जाए तो सरकार क्या कर लेगी। तो ये क्या दर्शाता है। नहीं, ये सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए ना, ये सरकार तो अमित शाह से पूछना चाहिए, सरकार तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, चिराग पासवान से पूछना चाहिए। भाई आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको मोकामा से अनंत सिंह को आपको टिकट देना पड़ रहा है, एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, अपराधी छवि के आदमी को टिकट देना पड़ा है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिहार का जो दर्शक आपके कार्यक्रम को देख रहा होगा वो अच्छी तरीके से जानता है कि बिहार के अंदर अनंत सिंह कौन है, सूरजभान कौन है, मुन्ना बजरंगी जैसे लोग कौन है, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इनकी छवि कोई बहुत ही देवता जैसे पुरुष की कोई छवि नहीं है कि बड़े देवता लोग उनकी पूजा करते हैं। ये अपने आप में बाहुबली, और बाहुबली बाहुबली का मतलब बहुत जघन्य अपराधों के आरोप इनके ऊपर हैं, हत्या के अपराध है इनके ऊपर है, बहुत बहुत भयानक तरीके से इनके ऊपर आरोप है। और नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन इनको 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 टिकट देता है, तो कौन सी मजबूरी, क्यों क्यों दे रहे हैं आप टिकट। अगर आपको लालू के जंगल राज की याद दिलाना चाहते हैं तो फिर आप एक दो उदाहरण लोगों के सामने रखिए और कहिए कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिस जो जो बाहुबली है। लेकिन एक तरफ आप सिवान के शहाबुद्दीन की याद लोगों को दिलाना चाहते हैं और अपने अनंत सिंह के बारे में भूल जाना चाहते हैं, और वहीं अनंत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। तो क्यों ना ये माना जाए कि इस हत्या का अनंत सिंह से कोई ना कोई लेना देना होगा, आपस में कोई संबंध होगा, कोई जुड़ाव होगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि अब ये जो हिपोक्रिटिकल पॉलिटिक्स है कि आप लालू के तो जंगल राज की याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन दुलारचंद की हत्या क्या क्यों हुई इसकी जवाबदेही आप नहीं करना चाहते, इस बारे में बात नहीं करना चाहते। अनंत सिंह को क्यों टिकट दिया गया, क्या मजबूरी है, इस बारे में बात नहीं करना चाहते। आशुतोष जी, मैं एक और चीज, मैं थोड़ा सा आपसे माफी भी चाहते हुए ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो पत्रकार भी कभी कभी इनको बाहुबली बोलते हैं ना, उसको ये गुंडे लोग बड़े प्राइड के साथ लेते हैं, और इन्हें बड़ा पॉजिटिव लगता है कि ये बड़ा पॉजिटिव हमारे साथ एक टाइटल जोड़ रहा है, और इसे ये बड़ा अच्छा मानते हैं। आप भले ही समझा भी रहे हैं कि बाहुबली का क्या अर्थ होता है, तो मुझे लगता है इसको भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है लेकिन माफी के साथ ये बोल रहा हूँ। दूसरा सर, चुनाव आयोग के नियम तो ये कहते हैं सर कि जो इलाके जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां के सारे बंदूक हथियार सब चुनाव आयोग जब्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की भी बनती है। कैसे ये अपराधी खुलेआम फायरिंग करते हैं, कहां से हथियार आए, क्या उस जिले के डीएम पर, उस जिले के एसपी पर, एसएसपी पर सवाल नहीं उठते कि एक घटना होती है और उसमें खुलेआम फायरिंग हो जाती है। विक्रांत, इसमें इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की और नीतीश सरकार की है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चुनाव आयोग पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि जब चुनाव होता है तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में रहता है। लेकिन पहली बात तो यह है कि आपने अनंत सिंह को क्यों टिकट दिया, सवाल पूछना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सारे पत्रकार जाके अनंत सिंह को इस तरीके से इंटरव्यू करें जैसे अनंत सिंह ही अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और वो आदमी खुलेआम क्या करे, अगर यहां आपकी हत्या हो जाए, यानी क्या कहना चाहे, अगर यहां पे आपकी हत्या कर दूं तो आप क्या कर लेंगे, प्रशासन क्या कर लेगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि बाहुबली ऐसे लोगों को नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सब दरअसल एक ही शब्द है, वो अपराधी। लेकिन चूंकि एक लीगल टेक्निकल जर्नलिस्टिक भाषा है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि ये जो नाटकबाजी है ये बंद होनी चाहिए। नीतीश सरकार को यह कहने का कोई हक नहीं है कि वो लालू के जंगल राज की याद दिलाएं। 20 साल में आपने क्या किया, आप अनंत सिंह जैसे लोगों को टिकट दे आज था, तो आप भी तो उन्हीं के बदौलत जो है वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि नीतीश कुमार की एक तस्वीर लोगों के बीच में है जिसमें सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल्स छवि के लोग जो हैं वो उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप सूरजभान के साथ घूमे तो बहुत अच्छा है, आप अनंत सिंह को टिकट दे तो बहुत अच्छा है, और दूसरों के ऊपर आप कीचड़ उछालें, दूसरों को आप जिम्मेदार ठहराएं। यहां ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं कि लालू यादव पाक साफ है या तेजस्वी यादव पाक साफ है। हमारी भारत की राजनीति की सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि या कोई नेता कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो बिना अपराधियों को चुनाव जीत सकती है। सबको
जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, सबको दबंग कैंडिडेट चाहिए, सबको महाबली कैंडिडेट चाहिए। लालू यादव ने भी लंबे समय तक शहाबुद्दीन को पाला पोसा था। तो इसलिए एक तरफ शहाबुद्दीन एक पलड़े में, दूसरे पलड़े पर अनंत सिंह और सूरजभान है। ये भारत की राजनीति की मजबूरी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को यह कहने का हक नहीं है कि आप लालू यादव पर के ऊपर कीचड़ उछालें, या नरेंद्र मोदी को कहने का हक नहीं जंगल राज की याद दिलाएं। अगर आप इतने ही बेहतर हैं तो आप डंके की चोट पर कहिए कि हम अनंत सिंह जैसे लोगों को टिकट नहीं, लेकिन आप देते हैं टिकट। आशुतोष जी, वैसे तो नेताओं पर तो सवाल उठते ही हैं। एक सवाल मैं, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को दिया, पत्रकारिता करते रहे, आपको पत्रकारिता के बहुत छात्र देखते हुए आगे बढ़े। कल मैं एक बड़ा चैनल देख रहा था सर, उस पर डिबेट चल रही थी यही बिहार के मसले पर, और उस पर बैनर लगा हुआ था, जंगल राज वर्सेस मंगल राज, किसकी होगी जीत। तो जंगल राज क्या है और मंगल राज क्या है, ये भी देश की मीडिया डिसाइड कर रहा है। और उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि एक तरफ लालू यादव का जंगल राज है, दूसरी तरफ नीतीश जी का मंगल राज है। तो कहीं ना कहीं देश की मेन स्ट्रीम मीडिया भी लालू यादव यादव के अपराध को अपराध करार देती है, लेकिन नीतीश कुमार के शासन के अपराध को मंगल राज बताती है। देखिए, जो मीडिया मीडिया की जो हालत है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके दो दो बड़े कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये कि हमारा जो मीडिया है आज की तारीख में वो सरकार के छद्म में पूरी तरीके से, तिलस्म में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। अब वो किस तरीके का तिलस्म में, किस तरीके का छद्म में, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। वो उनके दबाव में काम करता है, उनके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है, और ना ही वो कुछ कह पाता है। और अगर कुछ कहने की कोशिश करेगा तो या तो वो चैनल नहीं बचेगा, या फिर वो एंकर या रिपोर्टर नहीं बचेगा। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा न्यूज रूम है आज की तारीख में, अगर आप देखेंगे तो उस न्यूज रूम में जो ऐसे लोगों का वर्चस्व है जिसमें पिछड़ी जाति के लोग बिल्कुल नहीं है, दलित तबके के लोग बिल्कुल नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के लोग बिल्कुल नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब कंचना यादव या प्रियंका भारती या फिर राजकुमार भाटी जैसे लोग जब मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं तो उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाती है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के टेलीविजन चैनल की डिबेट में एक नया आयाम दिया है। वो तुर्की बतुर्की उनके सवालों को जवाब दे रहे हैं बिना डरे। और वो ये लोग जब आरक्षण के ऊपर बात करते हैं, ये लोग जब ओबीसी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। तो एक हम मीडिया का बहुत बड़ा तबका, बल्कि मैं कहूंगा 90% या 80% वो तबका है जो आज भी लालू यादव को जातिगत चश्मे से देखता है। और उस जातिगत चश्मे में उनको लालू यादव में सिर्फ जंगल राज ही दिखाई पड़ता है। मैं आपके चैनल पर भी एक बार कह चुका हूं कि लालू यादव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि जब इस देश के अंदर मंडल आयोग लगा तो दलितों पिछड़ों को आवाज जिस मजबूती के साथ लालू यादव, उस वक्त लालू यादव के साथ रामविलास पासवान भी थे, नीतीश कुमार भी थे, उत्तर प्रदेश के अंदर वही अलख मुलायम सिंह यादव और काशीराम भी कर रहे थे। तो उन लोगों ने उसको उसको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, उन्होंने आवाज दी है। यह बात बिल्कुल सच है कि लालू यादव के समय में बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ लालू यादव को जिम्मेदार ठहराना, सिर्फ उनके शासन जंगल राज कहना, यह जातिगत पूर्वाग्रह से किया हुआ एक आकलन है जो पूरी तरीके से सही नहीं है, और यह उनके पूर्वाग्रह को दर्शाता है। और अगर लालू यादव के जंगल राज की हम बात करते हैं तो सर, पिछले कुछ सालों का जो नीतीश कुमार का शासन रहा और जिस तरीके से अपराध हुआ, कम से कम नीतीश कुमार को तो ये अधिकार नहीं होता कि वो लालू यादव के शासन को जंगल राज बोले और अपने शासन को सुशासन राज दिखाएं। अगर लालू यादव का शासन इतना ही बुरा था तो नीतीश कुमार ने 2 बार गठबंधन क्यों किया? अगर लालू यादव इतने ही भ्रष्ट थे, लालू यादव इतने ही अपराधियों के साथ रहने वाले थे, तो नीतीश कुमार ने तो 2015 का विधानसभा का चुनाव लालू यादव के साथ चुनाव लड़ा था, और उसके बाद फिर वो छोड़ के चले गए फिर बीजेपी के साथ, और फिर वो बीजेपी के साथ छोड़ के फिर वो लालू यादव के साथ आ गए थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आप जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं, उस पर आपको खुद यकीन नहीं है। आपके लिए जंगल राज एक जुमला इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि आप अपराधियों की श्रेणी को निकाल के देख लीजिए। लालू यादव के पहले का बिहार के अंदर किस तरीके से अपराध होता था, किस तरह, और लालू यादव के बाद किस तरीके से अपराध होता है, और नीतीश कुमार के समय में अपराध की स्थिति क्या है, आप तुलना कर लीजिए। और जिस जंगलात की बात कही जाती है वो तो हाईकोर्ट की एक टिप्पणी थी जो लोकल म्युनिसिपल इलेक्शन के दौरान की गई थी, बिल्कुल उस वक्त की गई थी। तो ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, मैं बार बार इसको कहता हूं कि इस देश के अंदर पत्रकारों का एक बड़ा तबका है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा सामाजिक तबका है।
जो लालू यादव के शासन को जंगल राज कहता है, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को गुंडा राज कहता है और मायावती के शासन को भ्रष्टाचार राज कहता है, क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि जब भी कोई पिछड़ी जाति का आदमी जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है तो आप उसकी एक गलत तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं? आप अखिलेश यादव के बारे में क्या कहते हैं? टोटी चोर। ये तस्वीर आप किसी दूसरी जाति के नेताओं के बारे में क्यों नहीं कहते? ये इत्तेफाक, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये पूरी तरीके से जातिगत विद्वेष की भावना से बनाया गया नैरेटिव है। आशुतोष जी, थोड़ी सी बात मैं आज दूसरी जो बिहार में बड़ी घटना हुई उस पर भी करना चाहूंगा। आज बीजेपी एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। एनडीए का जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो 45 सेकंड के अंदर वहां से तमाम नेता बाहर निकल गए। नीतीश कुमार बाहर निकल गए, जेपी नड्डा बाहर निकल गए, गठबंधन के बाकी नेता बाहर निकल गए। सिर्फ वहां पर बचे सम्राट चौधरी, जिन्होंने गठबंधन क्या घोषणा पत्र की डिटेल है वो सब बताई। ये सामान्य घटना तो नहीं होगी, इसके पीछे कुछ राजनीतिक निहितार्थ आप समझ पाए सर, या कुछ दिखाई देता है? विक्रांत, एक बड़ा मशहूर सीरियल है सीआईडी, हम्म। उसमें कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो जो 30 सेकंड का, जो 40 सेकंड का, 45 सेकंड का जो फोटो आप है, हाँ, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में अंदरूनी कुछ गहरी खटपट है। और आप सोचिए, यही नीतीश कुमार, उनके बगल में सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग बैठे होते और नीतीश कुमार जो है वो मैनिफेस्टो के वायदों को जनता के सामने रखते और वो लाइव अपडेट होता, उसका क्या इंपैक्ट होता? और सम्राट चौधरी बैठ के जो बता रहे उसका क्या इंपैक्ट होता? बल्कि जेपी नड्डा भी उसमें थे। इन दोनों तस्वीरों को अगर आप सामने रख के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में काफी खटपट है। और उसका एकमात्र कारण हो सकता है जो मुझे समझ में आता है वो ये कि नीतीश कुमार इस बात को लेके कतई खुश नहीं होंगे कि उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। चूंकि पेश नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह नीतीश कुमार का अपना तरीका है नाराजगी जाहिर करने का। मैं आपको बता दूं कि जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने मुझे इन्होंने जो ट्वीट किया वो उन्होंने मेरे को भेजा। और उस पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त टिप्पणी एक तरीके से करने की कोशिश की है। उसमें यह कहना यह था कि जब पिछली बार नीतीश कुमार को लालू यादव से गठबंधन तोड़ना था तो फिर वो मकर संक्रांति के दिन सिर्फ 8 मिनट के लिए चूड़ा खाने के लिए नीतीश कुमार राबड़ी के घर गए थे। 8 मिनट के लिए, यानी रस्म अदायगी की थी। तो आज भी जो नीतीश कुमार ने किया है वो सिर्फ रस्म अदायगी है। वो दरअसल उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या बिहार के लोग यह मान लेंगे कि सम्राट चौधरी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे और वो उन वादों को मान लेंगे? क्या सम्राट चौधरी की ऐसी क्रेडिबिलिटी है? कल वो मुख्यमंत्री बन जाए, एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन आज की तारीख में बिहार के अंदर तो 2 ही 3 नेताओं की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी है, तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी है, कुछ थोड़ा बहुत चिराग पासवान की हो सकती है और प्रशांत किशोर की हो सकती है। तो जब आप सिर्फ 60 सेकंड के लिए फोटो आप करने के लिए आते हैं, और इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं कि कल वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी मुजफ्फरपुर और छपरा में, वहां भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। और नीतीश कुमार के दफ्तर से जब बार बार पूछा जा रहा था तो ये जवाब पत्रकारों को मिल रहा था कि अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम डिसाइडेड नहीं है। यानी प्रधानमंत्री की रैली में जाने के लिए भी नीतीश कुमार का कार्यक्रम डिसाइडेड नहीं था और अंत में नहीं पहुंचे। तो जब आप दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। सर, एक अंतिम सवाल की जो एनडीए का घोषणा पत्र है उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो सेंटर स्टेज पर है और ये तमाम घटनाक्रम जोड़ते हुए, तो बिहार चुनाव में नीतीश जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इन सब चीजों को लेकर अभी भी बड़ा रोमांच बचा हुआ है। कुछ खबरें अलग अलग भी आ सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। 14 तारीख को जो भी नतीजे होंगे उस नतीजों के बाद कुछ बड़ा खेल बिहार के अंदर होगा। बीजेपी का नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश न करना, यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्लंडर भी साबित हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुसीबत का पहाड़ भी तोड़ सकता है।
और यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर लिया कि 20 साल तक हमने नीतीश कुमार को अपने कंधों पर सवार होकर मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाया। अब वक्त है जब नीतीश कुमार हमको बीजेपी को आगे बढ़ाएं। लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन उनकी पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी इसमें संदेह है, क्योंकि उनकी पार्टी पर पहले से ही आरोप लग रहा है कि दरअसल उसका भाजपाईकरण हो गया है और बड़े पैमाने पर भाजपा से सहानुभूति रखने वाले नेताओं का कब्जा उस पार्टी के ऊपर है और वही होता है जो वहां के लोग चाहते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो जो संसद के अंदर जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के कोटा से कुछ लोग मंत्री बने हैं उनका भाषण खाली एक बार आप सुन लीजिए, या फिर टीवी डिबेट में जो जनता दल यूनाइटेड के लोग बोलते हैं वो सुन लीजिए। उनकी भाषा और भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।